नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में जो हुआ वो अब तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। 64.69% वोटिंग, जी हां, ये बिहार की अब तक की सबसे बड़ी वोटिंग रिकॉर्ड है। 2020 के मुकाबले करीब 8.5% ज्यादा मतदान। मतलब साफ है, जनता चुप नहीं है, जनता जाग चुकी है और इस बार बिहार ने दिल खोलकर वोट दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस रिकॉर्ड वोटिंग के पीछे मूड क्या है? क्या ये परिवर्तन की लहर है या एनडीए की जीत की दस्तक? क्योंकि आंकड़े कह रहे हैं कि कुछ बड़ा पक रहा है बिहार की सियासत में। बम्पर वोटिंग ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये बिहार में हुई ऐतिहासिक वोटिंग को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कई बार इस तरह की वोटिंग होती है तो लोग एंटी इनकम्बेंसी और कहते हैं कि विरोधी सत्ता विरोधी लहर है, इस वजह से हुई है। क्या इस बार ऐसा कुछ है या इस तरह से जो वोटिंग हुई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 1 महीने से मैं बिहार में ही हूँ। हाँ। अलग अलग जगहों पे गया। सत्ता विरोधी लहर ना जमीन पे नजर आ रहा है, ना वोटिंग पैटर्न में नजर आ रहा है। वोट्स जो बढ़े हैं वो क्यों बढ़े हैं, इसको समझते ही सारी समस्याएं क्लियर हो जाएंगी। एसआईआर का कमाल है। एसआईआर का कमाल है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। जी। क्योंकि आंकड़ों से अगर आप इस चीज को, इस पे कोई आदमी बात नहीं कर रहा है। वोटर्स तो वही हैं, कुछ ऐड भी हुए हैं, लेकिन ये जो टोटल के आंकड़े में ये जो 60-65 लाख वोट हटाए गए हैं वो कोई काउंट ही नहीं कर रहा है। भाई, आप टोटल परसेंटेज क्या लेते हैं? टोटल परसेंटेज लेते हैं कि भाई 7 करोड़ के आसपास टोटल वोटर्स थे, तो उसमें जितनी वोटिंग होती थी उसमें आप कहते थे कि भाई 55% है तो 60% है, व्हाटएवर। लेकिन अगर उसमें से 10% वोट्स हटा दिए गए तो परसेंटेज का वो टोटल नंबर ऑफ वोट्स भी तो डाउन हो जाएगा। तो ये जो हाय तौबा मचाया जा रहा है, और मैं सुन रहा हूं बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा हूं, क्योंकि वो अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं। क्या क्या कारण गिनाए जा रहे हैं ये देखिए। ये प्रशांत किशोर ने जिस तरह से अपील की है ना, युवा वो बाहर आए हैं। अच्छा, दूसरा कारण बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जिस तरह का कैंपेन किया, एसआईआर के ऊपर, वोट चोरी के ऊपर, जिस तरीके से सब कुछ गैल्वेनाइज्ड हो गया, उस वजह से वोटिंग पैटर्न बढ़ गया। तीसरी चीज बताया ये जा रहा है, कुछ और भी कलाकार लोग हैं कि जो छठ के लिए गए थे वो वापस नहीं लौटे, इसलिए वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और यहां दिल्ली में बैठ करके बहुत सारे लोग, ज्यादातर जो प्रवासी जो बाहर रहते हैं उनका नाम ऑलरेडी कट गया है एसआईआर में। जो डबल जगह दिल्ली में भी वोट कर रहे थे, मुंबई में भी वोट कर रहे थे, बेंगलुरु में भी वोट कर रहे थे, उनका नाम तो हट गया ऑलरेडी। वो डबलिंग का सिस्टम वो खत्म हो गया। तो ये जो एक हवा क्रिएट किया जा रहा है वो इसलिए क्रिएट किया जा रहा है, इस चीज को समझिए कि महागठबंधन की हो रही है बहुत भयानक हार। तो इसका इंपैक्ट सेकेंड फेज के ऊपर ना जाए तो वो तमाम चेहरे जो दिन रात कांग्रेस पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पे हराना या हारते हुए देखना चाहते हैं, हिंदू विरोधी, बीजेपी विरोधी, आरएसएस विरोधी, इस तरह के जो जंतु हैं, जो तत्व हैं, और जिनको मीडिया में स्पेस मिलता है, वो इस तरह की थ्योरीज दे रहे हैं। मैं तो देख रहा था कि जब भी वोट बढ़ा नीतीश बाबू जीते। बात समझ लीजिए, जब जब वोट बढ़ा तब तब नीतीश बाबू जीत गए। 2005 में जीते, 2 बार चुनाव हुआ। 2005 में पहला चुनाव हुआ था, उसमें मात्र 46% वोट
तो कम वोटिंग में वो मामला बना नहीं। वो रामविलास पासवान मौर्य होटल में बैठ करके कि भाई सत्ता की चाबी हमारे पास है, जब तक मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे तब तक हम समर्थन नहीं देंगे। लालू यादव से वो कह रहे थे कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ तब हम समर्थन देंगे। तो फिर से चुनाव हो गया नवंबर में चुनाव हुआ, 7% वोट ज्यादा हुआ। नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आ गई। हो गया खेल, मामला खत्म। तो वोट बढ़ा तो नीतीश बाबू जीते। फिर अगला चुनाव हुआ 2010 में, फिर कुछ पॉइंट से वोट जो है वो बढ़ गया, घटा नहीं, वोट बढ़ा ही। फिर जीते गए नीतीश कुमार। फिर चुनाव हुआ 2015 में, वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है, 56.8% वोट हुआ। जब 56.8% वोट हुआ फिर ये जीत गए, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। फिर 2020 में हुआ, 56.8 से बढ़ के 57.5% हो गया, फिर नीतीश कुमार जीत गए। वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। आप जो कहते हो कि भाई सत्ता परिवर्तन, गवर्नमेंट को गिराने के लिए लोग वोट बढ़ता है, तो ये दिखता है। ये थ्योरी नीतीश कुमार के ऊपर एक बार नहीं, मैंने पूरा बता दिया। और इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से जो लगातार वोटिंग होती रही, उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ता गया और लालू यादव जीतते गए। तो ये जो तमाम थ्योरिस्ट हैं, जो अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं, वो ये जो कह रहे कि नहीं सत्ता परिवर्तन का लहर ये लोग बहुत हरियाणा में भी देख रहे थे, है ना, कि हाँ तो अब तो सत्ता बदलेगी, पूरा माहौल। सत्ता परिवर्तन इनको नजर आ रहा था मध्य प्रदेश में भी, सत्ता परिवर्तन इनको नजर आ रहा था महाराष्ट्र में भी, है ना। केजरीवाल को जितवा रहे थे दिल्ली के अंदर, और हर बार ये गलत साबित हुए। अब बिहार को समझ लेते हैं कि भाई वहां लाइन में कौन लगा हुआ था। लाइन में कौन था? महिलाएं। महिलाएं कौन? गरीब महिलाएं। और ये जो मोबिलाइजेशन हुआ है, देखिए एक बात समझिए, कुछ राजनीतिक सच्चाई है। राजनीतिक सच्चाई ये है कि आरजेडी का जो एमवाई है, यादव और मुसलमान, ये शुरू से ही 80% से ज्यादा वोट करता आ रहा है। ये हिंदू जो है, हिंदू वोटर्स जो होते हैं, वो छुट्टियों पे चले जाते हैं। अभी आप ट्रेंड्स देखिए, अभी सीमांचल में चुनाव होने जा रहा है, आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, बेंगलुरु चले जाइए, भर भर के लोग जा रहे हैं। किस लिए? छठ के लिए नहीं, मुसलमान छठ नहीं मनाते, लेकिन फिर बिहार क्यों जा रहे हैं? वोट करने के लिए। अरे भाई, उनका वोट तो पड़ता ही है। और मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम इलाकों में इतनी गड़बड़ियां होती है, पुलिस के भी पैंट पतलून जो है सब गीला हो जाता है, हिम्मत नहीं पड़ती है। ये बड़ी बड़ी बातें सारे लोग करते रहे, स्टूडियो में बैठ के थ्योरीज देते रहे, छोटी छोटी बच्चियों को बुर्का पहना करके वोटिंग कराने के लिए भेज दिया जाता है, कोई कुछ रोकने वाला टोकने वाला नहीं होता। अभी आप देखिए, तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि मुस्लिम इलाकों में बकायदा फर्जी इलेक्शन कार्ड बना करके भेज रहे हैं लोगों को। गौरवोराम के अंदर में अफजल अली, कई सारे कंप्लेंट्स हुए। तो ये धंधा तो आरजेडी का, यादव वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स, ये कोई नई बात नहीं, शुरू से ये लोग भारी संख्या में वोट देते आ रहे हैं। वोट देता कौन नहीं है? तो अपर कास्ट नहीं देता, वो सब घर में बैठे रहते हैं,
वो जब आराम करते हैं, देखा जाएगा, देखा जाएगा। बिजनेस करने वाले लोग जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, भाई उनका काम धंधा है, वो जो गरीब लोग हैं, जो उनको डेली कमाना, डेली खाना, उनको लगता है कि कहां लाइन में जग करके हम वहां ये करेंगे। तो ये वोटर्स जो है वो वोट नहीं देते थे, इसलिए वोटिंग जो है कम होती है। और माइग्रेशन एक अलग प्रॉब्लम, तो इस वजह से वोटिंग जो वो कम होती थी। अभी क्या हुआ? पहली चीज, जंगल राज का डर हिंदुओं को कुछ जगहों पे आगे बढ़ाया। महिलाएं वो सीधे कह रही हैं, खाते हैं मोदी और नीतीश का, वोट किसी और को करेंगे। और पिछली बार जिस तरीके से तेजस्वी यादव, अब देखिए एक बात बताइए, एंटी इनकम्बेंसी की थ्योरी दे रहे हैं। राघोपुर में 10% के आसपास बढ़ोतरी हो गई। राघोपुर का एमएलए कौन? एमएलए कौन? तेजस्वी यादव। और अगर यही थ्योरी लिया जाए कि लोग पलटने के लिए जाते हैं, तो उस थ्योरी के मुताबिक तेजस्वी यादव को तो हारना चाहिए। ये कहेंगे ये लोग? नहीं कहेंगे। ये लोकलाइज्ड इलेक्शन होता है, और इस पूरे के पूरे चुनाव के अंदर वोटिंग बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो आपने बताया कि वो जो 65 लाख के आसपास, 70 लाख के आसपास जो 10% वोट जो हट गया, तो वोटर्स की वोट देने वाले लोग उतने ही हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वोट जो है वो आंकड़ा कम हो गया। उससे क्या हुआ? उससे जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि टोटल परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो बढ़ गया। तो एक तो कारण ये। दूसरा कारण ये है कि महिलाएं घर से निकल के उन्होंने वोट किया है। और एक बात और समझिए, लोगों को, गरीबों को पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए संगठन चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, आपके पास उतने लोग चाहिए ग्राउंड के अंदर। तेजस्वी यादव देखिए, चेहरा हवाई उड़ी हुई है, और उसके बाद ये कह रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किस लिए? ये तमाम लोग ये क्या कह रहे हैं? ये इसलिए कि इसका इंपैक्ट जो है वो सेकंड फेज पे ना चला जाए, क्योंकि सारे लोग बोलेंगे भाई क्यों वोट बर्बाद। इस पता चला इससे भी ज्यादा परसेंटेज वोटिंग हो जाए सेकंड फेज में। तो ये जो है वो इसलिए इस तरह का राजनीतिक गेम खेला जा रहा है। वोटर्स महिलाएं हैं, वोटर्स हिंदू हैं जो इस बार निकले, और वो जो आंकड़ा, वो 65-70 लाख लोग जिनका नाम हट गया, उस वजह से ये आंकड़े जो है वो, इसमें ज्यादा कोई थ्योरी लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर बात कह रहा हूं, 121 सीटें हैं। जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन हमारे कार्यक्रम में कमेंट लिख करके जरूर बताइएगा। जी। क्लीन स्वीप है। ग्राउंड में ये आपस में लड़ रहे हैं। कोई ये बताएगा कि जो राजनीतिक वास्तविकता है बिहार की, या आरजेडी, कांग्रेस, ये सारे लोग, इनके पास मुस्लिम और यादव को छोड़ के कौन सा वोट इनके पास आया है? लोग कह रहे भाई मल्ला कितना परसेंट है? 2%। वो भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा। कारण आपने अपने भाई को लास्ट मोमेंट में जो ड्रॉप किया, लोग कह रहे हैं कि तो मल्लाहों के साथ अपमान कर लिया। लोग यही, भाई मल्लाहों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पैसे खा करके भाई को बिठा दिया। तो दिक्कत क्या है? बात समझिए। ट्रांसफरेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? भाई मायावती ने क्यों इन लोगों के साथ छोड़ दिया? मायावती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी ना। फिर मायावती ने कान पकड़ लिया कि ना, इन लोगों के साथ नहीं जाना है। कारण मायावती के जो वोटर्स हैं उनकी ट्रांसफरेबिलिटी, अगर मायावती किसी गठबंधन के साथ जाती है तो मायावती का पूरा वोट वो उस गठबंधन को ट्रांसफर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी का जो ट्रांसफरेबिलिटी है वो 0/सन्नाटा है।
समाजवादी पार्टी का जो है 0 सन्नाटा है। और इसलिए जहां मायावती के उम्मीदवार थी वहां कांग्रेस का वोट इधर ट्रांसफर नहीं हुआ, कहीं और चला गया। समाजवादी पार्टी का उस पर ट्रांसफर नहीं हुआ, निर्दलीय को जा रहा है, किसी और को जा रहा है। सिमिलरली बिहार के अंदर जो यूपी में मायावती के साथ है खासियत, वही खासियत चिराग पासवान के साथ है कि उनके भी वोटर्स वो ट्रांसफर कर देते हैं पूरा का पूरा। भाई चिराग पासवान जहां है वहीं जाकर के मारेंगे वोट। कांग्रेस पार्टी के वोटर क्या राहुल गांधी के नाम पे वो जाकर के वोट कर देंगे यादव को? कर देंगे क्या? तो वहां ट्रांसफरेबिलिटी 0 है। आप देखिए, एक ताजा एग्जाम्पल मैं देता हूं, ये गौरा बोराम के अंदर जहां मैं गया था, सैनी क्यों बैठ गया? सैनी इसलिए बैठ गया क्योंकि महागठबंधन का तेजस्वी यादव ने घोषणा किया कि जो वीआईपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी का जो छोटा भाई है वो चुनाव लड़ रहा है। इसने अपील की कि यादव और मुसलमान जो आरजेडी के वोटर हैं वो सहनी को वोट करें। 24 घंटे के बाद मालूम चला कि नहीं, वो कोई मुस्लिम उम्मीदवार है वहां पे, बागी उम्मीदवार, लोग उसको वोट कर रहे हैं। तो आपकी ट्रांसफरेबिलिटी का सिस्टम जो है वो बड़ा खराब है। और यही कारण है कि ये जो वोट को लेकर के कोई नया सेगमेंट जुटा नहीं, आपकी ट्रांसफरेबिलिटी का बड़ा एक समस्या है। काडर नहीं है, संगठन नहीं है, नेता नहीं है। ये तेजस्वी यादव को ये कौन इस तरह की गलत सलाह दे रहा है? कभी कोई जननायक बना दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है। और यकीन मानिए कि ये जो परसेंटेज ऑफ वोट्स उसमें जो इजाफा हुआ है, ये जब रिजल्ट में ये कन्वर्ट होगा, आप देखेंगे कि एनडीए को बहुत तगड़ी बढ़त मिलने वाली है। क्योंकि ऑन ग्राउंड नीतीश कुमार के खिलाफ कोई, इनफैक्ट 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं ज्यादा गुस्सा था। इस बार तो वो गुस्सा भी नहीं है। और ये जो 400 का 1100 हुआ, एक 7000 का स्कीम और ये 10,000 का स्कीम, ये सुपर हिट है। ये ऑलरेडी खाना, जो अनाज देने का, बिजली फ्री करने का, सारी चीजें तो दी जा रही थी। तो ये मुझे लगता है कि तमाम जो पॉलिटिकल पंडित जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह, हरियाणा की तरह, मध्य प्रदेश की तरह और दिल्ली चुनाव की तरह, ये तमाम ये जो लोगों को बरगलाने का धंधा करने वाले जो पत्रकार हैं, पॉलिटिकल पंडित हैं, ये फिर से लोगों को गुमराह करने का काम कर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो महागठबंधन के खेमे में इस वक्त कंफ्यूजन और चिंता दोनों है। भीतर खाने की रिपोर्ट कह रही है कि कई सीटों पर तेजस्वी यादव की रैलियां में भीड़ तो दिखी, पर वोट एनडीए के खाते में गए। वहीं एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है। पार्टी के दफ्तरों में चेहरे खिल उठे हैं। बम्पर वोटिंग का मतलब है जनता ने विकास पर भरोसा जताया है, जात पात पर नहीं। गांव से लेकर शहरों तक महिलाओं की लंबी लंबी कतारें, युवाओं में जबरदस्त जोश, ये नजारे खुद गवाही दे रहे हैं कि बिहार बदल रहा है। तो वाकई में नतीजे चौंकाने वाले होंगे और एनडीए बम्पर जीत की तरफ बढ़ रही है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।